हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास की वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इतिहास का विभाजन। हमने इतिहास का विभाजन किया था जिसे 3 भागों में बांटा था: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को रखा गया है, हमने वीडियो में देखा है। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल को रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण छत्तीसगढ़ में नहीं मिलते हैं। उसके बाद आता है वैदिक काल। वैदिक काल के अंतर्गत आपका आता है महाकाव्य युग, और इसी महाकाव्य युग के अंतर्गत आता है रामायण काल और महाभारत काल। वैदिक युग के अंतर्गत रामायण काल और महाभारत काल को रखा गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ को रामायण काल और महाभारत काल में किन किन नामों से पुकारा जाता था। तो याद रखेंगे, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा जाता था। उसी तरीके से दक्षिण कोसल और दंडकारण्य, इन नामों से रामायण काल में छत्तीसगढ़ को बुलाया जाता था। उसी तरह महाभारत काल में बस्तर क्षेत्र को कांतार, महाकांतार कहलाता था आपका दंडकारण्य क्षेत्र, और छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल और महाकौशल के नाम से जाना जाता था। रामायण काल में कोसल, दक्षिण कोसल, दंडकारण्य, महाभारत काल में कांतार, महाकांतार, प्राग कौशल और महाकौशल। एक बार पीएससी के एग्ज़ाम में पूछा है कि छत्तीसगढ़ में प्राचीनकालीन भाषा कौन सी थी। तो छत्तीसगढ़ में कोसल क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर की जो भाषा थी वो कोसली कहलाती थी, तो इसको याद रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ में रामायणकालीन स्थल। सबसे पहला है आप चंदखुरी। चंदखुरी जो है वो मंदिर हसौद रायपुर के पास ही स्थित है। यहाँ पर कौशल्या माता का मंदिर भी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चंदखुरी के राजा थे राजा भानुमंत, जिनकी पुत्री का नाम था कौशल्या, जिनका विवाह उत्तर प्रदेश के राजा दशरथ से हुआ था। और कौशल्या माता जो थी वो दक्षिण कोसल क्षेत्र के अंतर्गत, और इधर जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया था वो आपका उत्तर कोसल कहलाता था। याद रखेंगे, राजा भानुमंत को एक बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। माता कौशल्या का मंदिर कहाँ है? चंदखुरी में, मंदिर हसौद रायपुर के पास, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम रामगढ़ की पहाड़ियाँ, जो वर्तमान में सरगुजा में स्थित है। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी, सीता माता और लक्ष्मण जी ने विश्राम किया था। यहाँ पर 3 गुफाएं हैं, जिनमें से जहाँ श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था वो आपका जोगीमारा कहलाया, जहाँ पर लक्ष्मण जी ने विश्राम किया वो आपका लक्ष्मण बेंगरा कहलाया, और जहाँ पर सीता माता ने विश्राम किया वो आपका सीता बेंगरा कहलाया। सीता बेंगरा की एक और खासियत है कि यहाँ पर सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है, जो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से प्रेरित है। नेक्स्ट देखते हैं खरौद, जो जांजगीर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। खरौद नाम खर और दूषण नाम के 2 राक्षसों के नाम से पड़ा खरौद। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने शिव भगवान की पूजा की थी। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण जी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो उस समय उन्होंने वहीं पर रुक करके शंकर भगवान की शिवलिंग की पूजा की थी, और वही आपका कहलाया लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर या लाखा चाउर मंदिर। इसे छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं
सूर्यनारायण को छत्तीसगढ़ का देवप्रयाग भी कहते हैं। यहाँ पर एक कहानी है कि राजा शंवर का निवास स्थान यहाँ था, या राजा शंवर यहाँ के राजा थे, इसलिए शंवर के नाम पर सूर्यनारायण नाम पड़ा। दूसरा है आपका शबरी के जूठे पेड़ श्री रामचंद्र जी ने सूर्यनारायण में ही खाए थे, इसलिए इसका नाम सूर्यनारायण पड़ा, तो याद रखेंगे। इसके बाद आता है तुरतुरिया जो है वो महासमुंद क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, याद रखेंगे। एक बार एग्जाम में पूछा है कि वाल्मीकि ऋषि का आश्रम कहाँ है, तो वो है आपका तुरतुरिया में। सीता माता निर्वासित होने के बाद वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम तुरतुरिया में ही निवास किए। यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ। राम और लव कुश का युद्ध भी यही स्थान है। राम सीता जी का मिलाप भी यहीं पर हुआ था। रामायण काल की अंतिम आकाशवाणी वो भी यहीं पर हुई थी। नेक्स्ट है आपका पंचवटी जो कांकेर के अंतर्गत आता है। यहीं से सीता जी का अपहरण हुआ था। यहीं पर तेलिन माता का मंदिर है। यहीं पर लक्ष्मण रेखा के चिन्ह भी मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका सिहावा जो है वो आपका धमतरी क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। आश्रमों को राक्षसों से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने बचाया था। हमने देखा रामायण कालीन स्थलों को, आगे देखते हैं महाभारत कालीन स्थल। हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में चेदी राजवंश का राज था। यहाँ पर 2 राजा हुए, एक शिशुपाल और भब्रुवाहन। भब्रुवाहन ने अपनी राजधानी बनाई थी चित्रांगतपुर जो बाद में आपका हुआ श्रीपुर, और श्रीपुर का नाम ही चेंज होकर हो गया सिरपुर। तो सिरपुर अभी छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ऐसा हम मानते हैं कि चेदी राजवंश का यहाँ राज था, जिनके 2 राजा हुए, शिशुपाल और भब्रुवाहन। शिशुपाल के बारे में हम महाभारत में देखे हैं। भब्रुवाहन थे जिन्होंने चित्रांगतपुर को अपनी राजधानी बनाया। चित्रांगतपुर का नाम बदलकर श्रीपुर हुआ, और श्रीपुर आपका वर्तमान में सिरपुर नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में ही थे आपके मोरध्वज और ताम्रध्वज। मोरध्वज और ताम्रध्वज जो थे वो आपके यदुवंशी थे। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी मणिपुर को, जो वर्तमान में आपका रतनपुर है। हम रतनपुर के नामकरण में देखेंगे कि रतनपुर के कौन कौन से नामकरण थे। इसके बाद आता है लाक्षागृह के अवशेष, जो खल्लारी में महासमुंद से हमको मिले हैं। उसी तरह महासमुंद में हमको मिलते हैं भीम खोज या भीम के पाँव का निशान। महाभारत ग्रंथों में सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है कांतार का। हमने देखा था कि बस्तर वाला जो क्षेत्र था वो आपका कांतार कहलाता था। ऐसा भी कहा जाता है कि पांडवों का गुप्त प्रवास जो था वो महाकांतार में था, और महाकांतार जो था वो आपका दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता था। इस तरह हमने देखा कि आज वैदिक युग में हमने रामायण काल और महाभारत काल का अध्ययन किया। अगर हम इन चीज़ों को क्वेश्चन आंसर पैटर्न में लिखना चाहें, या ये कहें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहें, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, रामायण कालीन प्रमाणों की व्याख्या कीजिए। रामायण कालीन प्रमाणों की व्याख्या एज इट इज़ आप ऐसे ही लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था उसके बारे में लिखना है। उसके बाद रामायण कालीन प्रमाणों को जैसा हमने पढ़ा है उसी तरीके से लिख सकते हैं। सेम उसी तरीके से महाभारत कालीन प्रमाणों को भी लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।